अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या क्या स्ट्रक्चर थे। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर हमने देखा अभी तक। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था। तो नाउ कम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री है किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म कौन सा सब्सटेंस होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मेक्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अनलाइक सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो और नाम बता दिए गए हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी जो है वो हमारे पास हमारे उसका नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है। ठीक है, इट गिव्स शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल को शेप और उसकी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अच्छा फर्स्ट अब हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है इसकी। बेसिकली केमिकली सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 60 to 80% प्रोटीन्स। ठीक है, और 20 to 40% लिपिड्स इसके अंदर होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें लाइपो इस तरह करके जो है वो जिस तरह सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे अगर वो यूज होंगे। ठीक है, तो वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। उसके बाद द लिपिड्स कंटेंट्स इंक्लूड, उसमें लिपिड कंटेंट में जो है वो फॉस्फोलिपिड आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे एनिमल सेल्स के अंदर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स में वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे तमाम ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी फिर उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जब हम देखते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन को डीपर लेवल पे, तो ऑफ कोर्स क्योंकि इतना डिफरेंस है दो ऑर्गेनिजम्स में, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट होगी। द प्रोटीन कंटेंट्स इंक्लूड वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा अब प्रोटीन कंटेंट्स में हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होंगे जो कि बेसिकली सिर्फ सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प आउट कर रही होंगी, और कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जो कि उसके अंदर डिफरेंट रोल्स हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प आउट कर रही होंगी। ठीक है, उसके बाद द कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली फाउंड इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म, जैसे पहले बता दिया। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में इस्तेमाल यानी कि प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये उन्होंने ना नम्स वालों ने अलग से उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक अलग लेबल से भी शो किया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक अलग लेबल से भी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। The model proposes that the membrane is phospholipid bilayer। ठीक है, तो मॉडल के अंदर बेसिकली क्या है कि वो कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड किस तरह का होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है ना वो इस तरह से उसकी हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं दो। ठीक है, और इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड जो है इस तरह से इकट्ठे मिल मिल के उन्होंने एक चेन सी बनाई होती है, और फिर इस तरह से सेंटर आ जाता है, और फिर दोबारा से इस तरह से एक चेन दूसरी साइड पे। इस तरह का एक मॉडल पेश किया गया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अभी आगे इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्शली यानी कि पूरे नहीं हो रहे, और या फिर फुली एम्बेडेड हैं इस तरह से। ठीक है, partially or fully embedded हैं, are scattered throughout the membrane in irregular pattern। बिल्कुल irregular pattern में, जिस तरह से हमारे अंदर एक सी हमारे पास हो और सी के अंदर बीच बीच में कहीं बर्फ के गोले हों, बिल्कुल उसी तरह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं। द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। ठीक है, किस तरह से वो प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है। और इसकी फिर थिकनेस बता दी है कि मेम्ब्रेन जो है ऑलमोस्ट 7 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, वाई सरफेस मेम्ब्रेन आर डिस्क्राइब एज फ्लूइड मोज़ेक। ठीक है, तो ये एक जो है क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। आई होप कि आप लोग जो है मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों के क्वेश्चन छोड़ रही हूँ।
और फिर देखते हैं कि आप लोगों में से कौन जो है वो सही आंसर देता है। अच्छा, उसके बाद द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। तो लिपिड पार्ट जो है उसके अंदर बेसिकली 2 लेयर्स होंगी, फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर व्हाइल हाइड्रोफिलिक एंड्स आर अपीयर्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। इस तरह से हेड जो है वो सरफेस पे होगा और टेल जो है वो एक दूसरे को फेस करेगी। द स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल्स आर वेज्ड इनटू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर um, at the let's go back from here. Okay. uh, Appear on the steroids and cholesterol are wedged at this lipid bilayer at some intervals. The plasma membrane is asymmetrical. तो plasma membrane basically कैसी है? बहुत सा asymmetrical है, मतलब कि बिल्कुल भी उसमें symmetry नहीं है, और 2 surfaces हैं and halves are not identical. अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी जो है पिक्चर लगानी भूल गई हूँ, तो इसको हम लोग ज़रा गूगल से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये गूगल से मैंने एक ड्राइंग आप लोगों के लिए इंसर्ट कर ली है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि ये फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने हैं, और जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो बेसिकली उसने कहा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो 60 to 80% प्रोटीन्स होंगे, और हमारे पास जो लिपिड्स होंगे, ठीक है, वो किस फॉर्म में होंगे? कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में या फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में, ठीक है। और वो होंगे ऑलमोस्ट 20 to 40%, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में हमारे पास हो जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोफिलिक हेड ये है और हाइड्रोफिलिक टेल है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ज़रा हम अब और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ हमारे पास आ रही है। यस, ये हमने देखा था, नहीं ये नहीं हमने देखा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है? इन जनरल most membrane proteins are observed drift sideways in the fluid bilayer. The proteins within the membrane determine most of the functions, ठीक है। तो बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होंगी, मोस्ट ऑफ द फंक्शन उसके वही कैरी आउट कर रही होंगी, वही परफॉर्म कर रही होंगी, तो उनको हम देखते हैं। मेनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लूकोज के साथ मिली हुई होंगी, which have attached carbohydrate chain. Carbohydrates in the form of branched or unbranched oligosaccharides. इसको एक बेसिक सी उन लोगों ने इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें प्रोवाइड की है कि ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होंगे, प्रोटीन्स होंगे हमारे पास, लिपिड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। आगे उसके उसने बेसिकली हमें बताया है कि लिपिड्स का, अगर लिपिड्स उसमें मौजूद है तो उनका फंक्शन क्या होगा। तो लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। उसने अब फंक्शन बता दिया कि लिपिड पार्ट जो है वो क्या कंट्रोल करेगा? फ्लूइडिटी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द फॉस्फोलिपिड बिकम ग्रेटर, जब बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएंगे आपके लिपिड बाइलेयर में, तो बाइलेयर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन जाएगी एंड मेक सेल मेम्ब्रेन मोर लायबल, यानी कि फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमारी फ्लूइडिटी इंक्रीज करती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, और वो कब होगी? जब हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। द कोलेस्ट्रॉल आल्सो हेल्प्स टू स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड्स एट बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे रहें, इसके लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल हेल्प आउट करता है, बट हेल्प्स कीप मेम्ब्रेन फ्लूइड एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को हेल्प आउट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमारी जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड है उसको लो टेम्परेचर में रखने में काम करता है। उसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ें देख ली, तो एक तो फ्लूइडिटी हो गई, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद द ओवरऑल लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर 3 उसने बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है आपकी मेम्ब्रेन को। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो आसानी से आ जा नहीं सकते, उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको भी पोलर मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किस टाइप के हैं और क्यों आना चाह रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये गेट्स हैं बेसिकली, और चौकीदार इधर बैठे हुए हैं,
कि ये किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो बेसिकली सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे हमारे पास काम करते हैं, ठीक है। और इनका डिटेल रोल जो है वो आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अ, जी, तो यहाँ पर उन लोगों ने हमारे पास फंक्शंस डिस्कस किए हुए हैं। ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच मे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल और कैरियर एंजाइम्स रिसेप्टर और एज एंटीजेंस, ठीक है। तो चैनल और कैरियर के तौर पे, एंजाइम के तौर पे, रिसेप्टर और एंटीजन के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम वाला है वो पेज का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट देखने वाले हैं चैनल और कैरियर प्रोटीन का, ठीक है। तो चैनल और कैरियर प्रोटीन में अगर हम लोग देखें तो चैनल certain plasma membrane proteins are involved in the passage of molecules through the membrane. Some of these have a channel through which a substance simply can move across the membrane. Others are carriers that combine with a substance and help it to move across the membrane, ठीक है। तो चैनल प्रोटीन बेसिकली क्या करती हैं, ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को या आयन को बिल्कुल इस तरह से, चैनल का मतलब होता है ना रास्ता, वो बना के देती हैं, ठीक है। जबकि कैरियर प्रोटीन्स जो है वो इंटरैक्ट करती है मॉलिक्यूल के साथ और फिर उसको वो पूरे रास्ते में लेकर जाती है और फिर ड्रॉप कर देती है दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, जो चैनल प्रोवाइड करेगी बिल्कुल एक रास्ता सा बना देगी और बिल्कुल एक पैसेज दे देगी कि तुम लोग यहाँ से गुजर जाओ, वो है हमारे पास चैनल प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन जो है वो प्रॉपर इंटरैक्ट करेगी मॉलिक्यूल्स के साथ और उनको अक्रॉस द मेम्ब्रेन छोड़ कर आएगी, ठीक है। हम लोग बहुत डीप में यहाँ पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना जो है डीप में जाने का जो है वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग ऊपर-ऊपर से सरसरी पढ़ रहे हैं कि उसकी हम लोगों को समझ आती हो। उसके बाद रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है। एंजाइम्स वाला जो है वो मिस कर दिया है कि एज एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद जो है वो एंजाइम्स में उसने CAMP की एग्जांपल दी हुई थी। उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक रोल प्ले करती है। अच्छा, उसके बाद रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे सेल्स जो हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं, यानी कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है और वो सेल का सिग्नल जो है वो रिसीव कहाँ पर होता है, वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आपके रिसीव करते हैं। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर हैज अ शेप दैट अलाउज स्पेसिफिक चार्ज टू बाइंड टू इट, ठीक है। और हर रिसेप्टर जो है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है कि ये फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से आप लोगों के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। और उसके साथ आके उसकी शेप ऐसी होती है कि उसके साथ जो है वो एक स्पेसिफिक चार्ज मॉलिक्यूल ही आकर अटैच हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं the binding of the molecule can cause the protein to change its shape and bring about an intracellular response. For example, hormones circulate in the blood, ठीक है। जैसे hormones blood के अंदर circulate करते हैं, लेकिन जिधर उन्हें जिन टारगेट सेल्स पे उन्हें बाइंड करना होता है ये सिर्फ उन्हीं टारगेट सेल्स पे बाइंड करते हैं, इधर उधर जाकर ये नहीं है कि दिमाग ने सिग्नल आपके स्टमक में भेजना है, स्टमक में हार्मोन्स रिलीज करने हैं और वो आपके जो है वो आर्म में हार्मोन्स रिलीज कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता है। हार्मोन्स जहाँ पे रिलीज होने होते हैं वो उन्हीं सेल्स के साथ जाकर एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड बट बाइंड स्पेसिफिक टारगेट सेल्स। उसके बाद उसने कहा है सम रिसेप्टर्स आर ग्लाइकोलिपिड इन नेचर, ठीक है। उसके बाद एंटीजेंस की बात की गई है, सम प्रोटीन्स आर एंटीजेंस व्हिच इनेबल द सेल टू रिकॉग्नाइज अदर सेल फ्रॉम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, फॉरेन एंटीजेंस जो है वो फॉरेन से हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर देता है और उनको मार भगाता है और कहते हैं तुम किधर आए हुए भाई, ये तो तुम्हारा काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एंटीजेंस के तौर पे भी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर रिसेप्टर्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोल्स जो हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के, तो हम लोगों ने यहाँ पर
प्रोटीन का बेसिक रोल देख लिया था। अब ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड का भी रोल देख लिया था कि वो उसमें कोलेस्ट्रॉल किस तरह से काम कर रहा है, फिर हमने प्रोटीन का देखा, और अब हम लोग ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन देखने वाले हैं। तो सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे ये लोग इस्तेमाल होते हैं बेसिकली are the molecules present on the outer surface of the plasma membrane which provide recognition of the particular cell type, so each cell can have its own specific marker। ठीक है, तो बेसिकली अब एक सेल को कैसे पता चलेगा कि दूसरा सेल क्या है, तो ये समझ लें कि सेल सरफेस मार्कर जो है वो सेल्स के नाम है। तो ये नाम जो है वो सेल के ऊपर लिखा होता है और वो उसकी रिकॉग्निशन के अंदर हेल्प करता है कि ये किस टाइप का सेल है। ठीक है, क्योंकि हर सेल का अपना सरफेस मार्कर होता है, अपना नाम होता है। Mostly glycolipids and glycoproteins act as cell surface marker. They act as cell identity markers or name tags just like signboards or shops। ठीक है, जिस तरह से शॉप का साइन बोर्ड डिक्टेट करता है कि शॉप किस चीज की है। They are involved in the cell to cell recognition. They are involved in sticking correct cells together in tissues। ठीक है, अब टिश्यू बनाना है तो उसमें हमने एक टाइप के सेल्स को इकट्ठे जोड़ना होता है। ठीक है, तो एक सेल के टाइप से कैसे जुड़ेंगे, जब उन्हें पता होगा कि ये सेल हमारे जैसा, और वो पता चलेगा उनके नाम से तो समझेंगे उनकी जात है एक। ठीक है, टिश्यू टिश्यू में जितने सेल्स हैं उनकी एक जात है। अच्छा, प्लाज्मा रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है कि मटेरियल कैसा बाहर जा रहा है कैसा अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले इसका काम होता है कि ये सेल के अंदर खाना पीना उसका लेके आए। जब खाना पीना होगा तो वेस्ट भी होगा। ठीक है, तो उसको जो है एक्सक्रीशन भी करनी पड़ेगी जब वो खाएगा। इसके अलावा सिक्रीट यूजफुल सब्सटेंसेस, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज बना के किसी इम्यून सेल ने सिक्रीट किए हैं। ठीक है, तो उस तरह से हो सकता है। उसके अलावा जनरेट आयनिक ग्रेडियंट्स, कई दफा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में आयनिक आयनिक ग्रेडियंट्स जनरेट करने पड़ते हैं, तो वो भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जनरेट करती है, जैसे कि नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी में हमें जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन अ सूटेबल पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा क्या करता है कि बहुत सूटेबल पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन जनरेट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि किसी चीज को अलाउ करता है किसी चीज को इनहिबिट करता है। द सब्सटेंसेस व्हिच आर लिपिड सॉल्युबल क्रॉस इट मोर इजीली देन अदर्स। ठीक है, तो हमें पहले पता चला कि लिपिड्स वालों के साथ खास रियायत करता है, उन्हें गुजरने देता है, और बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं इसलिए गुजर जाते हैं। लेकिन हमारे जो आयंस हैं और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको गुजरने में मुश्किल होती है, और उनको गुजरने में मुश्किल होती है तो इस वजह से कुछ मैकेनिज्म है हमारे सेल के पास, जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ गए, जिनके अंदर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती सेल की अपनी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जिसमें एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी यूज करती है प्रोसेसेस, ताकि वो हमारे सेल के अंदर प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक ही कवर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।